हेलो बच्चों, बैक विद अनदर वीडियो। आज हम लोग करेंगे कॉन्ट्रैक्ट का यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2, क्योंकि आपको पता है जो आज हम लोग इसको पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे एक शॉर्ट ड्यूरेशन रिविजनरी टाइम में। इसका पूरा डिटेल वन शॉट ऑलरेडी पड़ा हुआ है 360 फाउंडेशन पर। एग्जाम डे मैराथन पर मैं 7, 8, 9 डिटेल में कराने वाला हूँ। ये वाले जो 1 से लेके 6 हैं उसके लिए ये रिविजन्स काफ़ी रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 1 से लेके 75 इंट्रोडक्शन के बारे में बात करता है। जो 76 से 123 है वहाँ से सोगा, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट निकल चुका है। जो 124 से 238 है वही स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो यूनिट नंबर 7, 8 और 9 बना है, जो पहले सीए इंटर में हुआ करता था। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है वो 2 क्लॉज एच में डिफाइंड है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अग्रीमेंट का मतलब है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, वो होता है प्रॉमिस। जब एक ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जो कि एक प्रॉमिस है उसमें कंसिडरेशन आती है, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, तब वो अग्रीमेंट बन जाता है। लेकिन एनफोर्सेबिलिटी लाने के लिए आपको उस अग्रीमेंट में कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स का तड़का लगाना पड़ता है। जैसे देयर हैज़ टू बी 2 पार्टीज, देयर हैज़ टू बी अ लीगल ऑब्लिगेशन, देयर इज सम लीगल फॉर्मेलिटीज, सर्टिनिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, परफॉर्मेंस पॉसिबल होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, साइन करने वाला अपनी मर्जी से कर रहा हो, जो पार्टीज हैं वो कंपीटेंट होनी चाहिए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो बोलता है वॉइड नहीं होना चाहिए। यस, इट इज़ नॉट वॉइड। मतलब कुछ एक लिस्ट दी हुई है यूनिट नंबर 4 में, जहाँ पर एक यूनिट नंबर 3 में एक्चुअली एंड में, कि एक लिस्ट दी हुई है पूरी कि कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं जो वॉइड है, उसमें वो नहीं आना चाहिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब जब हम इसमें बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी ये बताते हैं। एक होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स इंक्लूडेड है। फिर बोलते हैं वॉइड, बोलते हैं कि वॉइड वो कॉन्ट्रैक्ट है विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब जिसमें कोई वैलिड एसेंशियल बाद में जाके मिसिंग हो जाता है। ठीक है, जैसे कि वो कॉन्ट्रैक्ट अगर इम्पॉसिबल हो गया तो वॉइड एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अग्रीमेंट होता है। ठीक है, इट इज़ एन अग्रीमेंट। वो टर्मिनोलॉजी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इसलिए यूज़ की गई है सो दैट उसको टाइप्स में दिखा सकें, बट वो एक्चुअली में एक अग्रीमेंट होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें कोई अग्रीव्ड पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट से हर्ट होता है, अग्रीव्ड मतलब दुखी पार्टी, सिर्फ वही केस कर सकता है, कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता, और वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। सर, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट्स अ अग्रीमेंट। इलीगल मतलब जब आप कोई ऐसा काम करते हो जो इंडियन पेनल कोड क्रिमिनल एक्टिविटी है, तो वो इसको लॉ फॉरबिड करता है, वो होता है इलीगल अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलूंगा, अग्रीमेंट बोलूंगा। एंड ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड, बट ऑट वॉइड अग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। ठीक है, अगर कालरा सर और रिया जी की शादी की बात हुई लेकिन बाद में रिया जी ने मना कर दिया, ठीक है, तो ये शादी वॉइड जरूर हो जाएगी, बट ये इलीगल थोड़ी ना है। ठीक है, उसके बाद आता है अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। सर, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसको बनाने में ही कोई टेक्निकल डिफेक्ट रह गई है, किसी एक पेज पर साइन करना भूल गए, या नाम पार्टी का सरनेम एक जगह गलत लिख गया, वो टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट ही एनफोर्सेबल नहीं होता है। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, जिसमें फॉर्मेशन, जिसमें आता है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वाजी और ई कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस मतलब जिसमें वर्ड्स स्पोकन और रिटन है। इम्प्लाइड मतलब जिसमें आपने सामने वाले के एसीडी से समझा है, उसके एक्शन से, उसके कंडक्ट से, या रेगुलर कोर्स ऑफ डीलिंग से, जिसमें अगर कंडक्ट वाले को सिर्फ निकाल दो तो वो होता है टैसिट। क्या सर सारे टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? हाँ। क्या हर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टैसिट होता है? नहीं, क्योंकि वही इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एसेट होगा जो कंडक्ट से दिखाया गया है। जैसे कि एक एटीएम मशीन या एक वेंडिंग मशीन, वो होता है कंडक्ट से, कि पैसा डालो सामान निकलेगा। वो वेट करने वाली मशीन होती है ना, रेलवे स्टेशन में जाके खड़े हो, 1 रुपया डालो तुम्हारा वजन दिखा देगी, वो है टैसिट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट इज एन ऑब्लिगेशन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसमें भैया ये ऑब्लिगेशन ये है कि कोई आदमी किसी और का नुकसान करके अमीर नहीं बनना चाहिए। इट इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, दैट नो पर्सन शैल बिकम रिच एट द एक्सपेंस ऑफ समवन एल्स। किसी और का नुकसान करके किसी और का फायदा नहीं होना चाहिए। फिर आता है ई कॉन्ट्रैक्ट्स। ई कॉन्ट्रैक्ट्स आर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे आज के डेट में हम लोग फ्लिपकार्ट, अमेजॉन में बनाते हैं। आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया, जो कॉन्ट्रैक्ट आया वो ई कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होता है, कि आप किसी वेबसाइट पर जाके अपना डेटा लिखते हो, इलेक्ट्रॉनिकली डेटा इंटरैक्ट होता है। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटेड, एक होता है एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड मतलब
ठीक है, जहां पर आपने कोई काम किया है, किसी चीज का एक्ट किया है, या तो आपने कोई काम किया है या किसी काम को करने से खुद को रोका है, दैट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी क्या होता है, मतलब कुछ होना बाकी है। कभी कभार किसी एक पार्टी का कोई काम करना बाकी रहता है, वो होता है यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी, और जब दोनों पार्टियों का काम करना बाकी रहता है तो वो होता है बायलैटरल एग्जीक्यूटरी, मतलब कुछ करना बाकी है। फिर आता है सेक्शन 2 क्लॉज ए, जिसको बोलते हैं ऑफर। ऑफर का मतलब क्या होता है सर, व्हाट इज एन ऑफर? ऑफर एक प्रपोजल है, एक प्रॉमिसर जो प्रॉमिसी को देता है, ठीक है, जिसमें प्रॉमिसर का फाइनल विलिंगनेस है। फाइनल विलिंगनेस मतलब उसकी चाह है, ठीक है, करने की। एन ऑफर इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ऑफर कैन बी टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, लेकिन जब भी ऑफर दिया जाता है हमेशा यह सोच के दिया जाता है कि सामने वाले का हमको अप्रूवल चाहिए। तो ऑफर का वो टाइप होता है। अब जब टाइप ऑफ ऑफर आया तो उसमें सबसे पहले आता है जनरल ऑफर। इसमें एक केस आता है कार्बोलिक स्मोक बॉल वाला। जनरल ऑफर मतलब विच इज ओपन टू एनी पब्लिक, वो कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद बस एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है जब चाहे तब। फिर आता है सर स्पेसिफिक ऑफर, जो कुछ ही पर्टिकुलर लोगों के लिए होता है, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ओनली, और सिर्फ वही उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करो तो वो आपको कॉर्पोरेट डिस्काउंट देते हैं, बट वो सिर्फ इंप्लॉय को ही मिलता है, इंप्लॉय की आईडी पर ही, और इंप्लॉय उसको क्लेम कर सकता है, कोई और नहीं। फिर बोलते हैं क्रॉस ऑफर। सर क्रॉस ऑफर मतलब जब दो लोगों ने ISI, ये पाकिस्तान वाले नहीं है, ISI अच्छे वाले हैं, ISI, जब कोई दो लोगों ने एक आइडेंटिकल ऑफर, तुम मेरी बाइक 30,000 में खरीदोगे, तुम मेरी बाइक 30,000 में बेचोगे, ऐसा एक आइडेंटिकल ऑफर एक दूसरे को बिना पता हुए, इन इग्नोरेंस ऑफ वन अनदर, साइमल्टेनियसली एक दूसरे को दिया है, ISI, इग्नोरेंस, आइडेंटिकल और साइमल्टेनियसली एक दूसरे को दिया है, तो उसको क्रॉस ऑफर बोलते हैं। काउंटर ऑफर क्या होता है? काउंटर ऑफर जैसे कि शार्क टैंक में होता है। काउंटर ऑफर में एक ऑफर दूसरे ऑफर को कैंसिल आउट कर देता है, ठीक है, एक ऑफर दूसरे ऑफर का मॉडिफिकेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ काउंटर ऑफर। जैसे शार्क टैंक में होता है कि सामने वाले ने बोला 10 रुपए में 1 किलो आलू दे देंगे, तुम बोल रहे हो नहीं 30 रुपए, 4 रुपए से ज्यादा तो नहीं दूंगा, दैट इज अ काउंटर ऑफर। 10 और 4 बहुत कम हो गया, बट ठीक है। तो क्या काउंटर ऑफर में एक्सेप्टेंस होती है? नहीं सर, काउंटर ऑफर में एक ऑफर दूसरे ऑफर को कैंसिल कर देता है। लेकिन जो क्रॉस ऑफर होता है इसमें भी एक्सेप्टेंस नहीं होती, इसमें दोनों ऑफर अलाइव रहते हैं, दोनों में से एक एक्सेप्ट करना पड़ता है ऑफर खत्म करने के लिए। फिर आता है सर स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर मतलब वो ऑफर है जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, लेट्स से 2 साल, ठीक है, 3 साल, 1 साल, 6 महीना, 3 महीना, जो एक गिवन पीरियड के लिए एप्लीकेबल रहता है ना। ऑफर के वैलिड एसेंशियल क्या होते हैं? सबसे पहले होता है लीगल रिलेशनशिप। ऑफर ऐसा होना चाहिए जिससे दो पार्टी के बीच में लीगल रिलेशनशिप हो जाए, ठीक है। ऑफर को आपको कम्युनिकेट करना है। अगर मैं चाहता हूं आप मेरा ऑफर एक्सेप्ट करो तो पहले तो मुझे आप तक पहुंचाना पड़ेगा। ऑफर में कंडीशंस अटैच हो सकती हैं, इट मे बी कंडीशनल, लेकिन ऑफर में ये कंडीशन आप नहीं लगा सकते कि अगर आपने कोई रिप्लाई नहीं किया इसका मतलब हाँ है, ठीक है, इसका मतलब हाँ है, ये कंडीशन आप नहीं लगा सकते। नो रिप्लाई इज नॉट ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस। और हम जब भी ऑफर देते हैं तो सामने वाले का कंसेंट लेने के लिए ही देते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऑफर नहीं कहलाती, जैसे कि सर अगर आपने कहीं पर किसी प्राइस का स्टेटमेंट दिया है तो वो ऑफर नहीं है। आपने अपना आइडिया किसी के साथ शेयर किया, किसी क्वेश्चन को आंसर किया है, वो ऑफर नहीं है, ठीक है। कि सर आप अपना घर कितने में बेचोगे? मैं सोच रहा हूं 2 लाख रुपए का तो मेरा घर है, दैट इज नॉट एन ऑफर। मैं पेपर पर एडवर्टीजमेंट दे रहा हूं सेल सेल सेल, दैट इज नॉट एन ऑफर, दैट्स एन इन्विटेशन टू ऑफर, इट्स नॉट एन ऑफर। इन्विटेशन और ऑफर में बहुत फर्क है। इन्विटेशन दिया जाता है बार्गेन करने के लिए, इन्विटेशन कभी भी कैंसिल किया जा सकता है, इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने से अग्रीमेंट नहीं बनता। ऑफर और इन्विटेशन अलग अलग होता है, ठीक है। दुकान में ड्रेस लगी हुई है, ड्रेस में नीचे प्राइस लिखा हुआ है 7,999, वो एक इन्विटेशन टू ऑफर है, वो ऑफर नहीं है। आप वो निकाल के कैशियर के पास जाओगे, कैशियर आपको रिफ्यूज कर सकता है, बिकॉज दैट्स एन इनवाइट, इट्स नॉट एन ऑफर, ठीक है। ओके, उसके बाद ऑफर खत्म हुआ, अब आया एक्सेप्टेंस। सर एक्सेप्टेंस में सबसे पहले डेफिनेशन आती है, एन एक्सेप्टेंस कैन बी प्रोवाइडिंग अप्रूवल to the offer is known as acceptance. Acceptance can be to do something or not to do something. Acceptance can be positive, negative. जैसे ऑफर होता है वैसे ही एक्सेप्टेंस होता है। तो जो आदमी एक्सेप्ट कर रहा होता है उसको प्रॉमिसी या एक्सेप्टर या ऑफरी बोलते हैं।
लीगल रूल्स क्या है एक्सेप्टेंस के? अगर मैंने आपको ऑफर दिया है तो आप ही एक्सेप्टेंस कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होगी और कंडीशनल होगी। एब्सोल्यूट मतलब मेरे दिए हुए टर्म्स को आप चेंज नहीं करोगे, उसमें कंडीशंस नहीं ऐड करोगे, ठीक है, और कोई टर्म्स का एडिशन नहीं करोगे। तो इट हैज टू बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, दैट इज अनकंडीशनल, ठीक है। और एक्सेप्टेंस मेरे को कम्युनिकेट करना है, प्रिस्क्राइब्ड मोड से करना है। अगर मैंने बोला ईमेल में रिप्लाई करना तो आप ईमेल में ही रिप्लाई करोगे। अगर मैंने आपको एक टाइम दिया है तो आप टाइम रहते ही रिप्लाई करोगे। बट साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। ये आपको याद होगा फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले के केस में बताया था दैट साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। अगर मैं चुप हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, ओके। लेकिन कभी कभार ना ऑफर में ऐसा हो सकता है कुछ अतरंगी कंडीशंस हो, ठीक है। अब वो अतरंगी कंडीशंस को हो सकता है आपने पढ़ा ना हो, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्टेड मानी जाएंगी अगर वो रीजनेबल हो। तो जैसे फ्लाइट में जो छोटे छोटे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई लिखे होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, हो सकता है आपने उसको ना पढ़ा हो लेकिन वो फिर भी आप पर अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर ये अनरीजनेबल हुए, जैसे लिली वाइट वाले केस में था कि अगर आपका पुराना कपड़ा खो गया हमारे पास से तो हम, या नया कपड़ा खो गया, हम आपको सिर्फ 15% प्राइस का देंगे, तो वो वैलिड नहीं है। और ऑफर एक्सेप्टेंस होने के बाद आप टर्म्स को चेंज नहीं कर सकते कभी भी, तो ये याद रखना। अच्छा, इसके बाद ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है? जब ऑफर की नॉलेज ऑफरी को हो जाए, ठीक है। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? जब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरर को मिल जाए, ऑफरर को पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए उस चीज की, ठीक है। लेटर खोल के पढ़ ले वो बेसिकली, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद हो तो ऑफर में फाइनल विलिंगनेस होती है, मतलब जो भी ऑफरी ने लिखा है मैं उससे बाउंड हो जाऊंगा एक बार उसने उसको पोस्ट में डाल दिया। तो एक्सेप्टेंस को हम हमेशा दो वे में देखते हैं, एक देखते हैं भेजने वाले के एंड से और एक देखते हैं रिसीवर के एंड से। क्यों? क्योंकि जब मैंने अगर आपको ऑफर दिया है तो मेरे को पता है रिप्लाई आएगा, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए वो नहीं पता, लेकिन आएगा, और जो भी आएगा मेरे को वो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जब आप ऑफर भेज रहे होते हो तो सामने वाले को नहीं पता होता कि उसको ऑफर आने वाला है, ठीक है। अब जैसे अगर मान लो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरे को अप्रोच करना चाहता है कि सर आप हमारे साथ पढ़ाओ, तो मेरे को थोड़ी ना पता है कौन ऑफर देगा, लेकिन एक बार उसने ऑफर दिया तो उसको जरूर पता होगा कि शांतम सर का रिप्लाई आएगा, चाहे हाँ आए ना आए वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिप्लाई आएगा, देखिए ये उसको पता है। तो आप ऑफर भेज सकते हैं जो भी सुन रहे हैं। आइए, तो जोक्स अपार्ट, तो अब नेक्स्ट टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक इसका है वो है रिवोकेशन ऑफ ऑफर। वही समझाने के लिए बताया था। सर ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है? ऑफर रिवोक हो सकता है इससे पहले जो सामने वाला एक्सेप्टर है वो अपनी एक्सेप्टेंस को पोस्ट में डाले। एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकता है एक्सेप्टर के साइड से? जब तक वो जो ऑफरर के पास चिट्ठी पहुंच रही है उसके पढ़ने से पहले वो अपना रिवोकेशन का लेटर पोस्ट कर दे। अगर सर रिवोकेशन और ऑफर या रिवोकेशन और एक्सेप्टेंस एक साथ पहुंचा तो कौन सा वैलिड होगा? रिवोकेशन जो कैंसिलेशन है, या एक्सेप्टेंस या ऑफर, कौन सा वैलिड होगा? सर अगर आपका रिवोकेशन का लेटर, ना बोलने का लेटर और हाँ बोलने का लेटर साथ में पहुंचे, या आपके ऑफर का लेटर और ना ऑफर देने का लेटर साथ में पहुंचे, तो याद रखना रिवोकेशन इज ऑलवेज एब्सोल्यूट, ठीक है, रिवोकेशन ही माना जाएगा। सर और रिवोकेशन करने के क्या तरीके? एक तो बता दिया बाय नोटिस, एक समय खत्म हो गया, ऑफर 3 महीने का था, 3 महीने खत्म हो गया, ऑफर खत्म, या मर गया, जो ऑफरर था वो मर गया और ये बात ऑफरी को पता चल गई, ऑफरी को पता नहीं चली, ऑफरी ने एक्सेप्ट कर लिया तो ऑफरर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा, लेकिन पता चली और वो एक्सेप्ट नहीं किया तो ऑफर खत्म, लैप्स। उसके बाद अगर आपको प्रिस्क्राइब्ड मोड बोला था जैसे ऑफर एक्सेप्ट करना है, आपने नहीं किया तो ऑफर लैप्स, इलीगल हो गया ऑफर लैप्स, काउंटर ऑफर हो गया ऑफर लैप्स। यहां पर यूनिट 1 खत्म हुआ। बोलो यूनिट 1 खत्म करने में 14 मिनट लग गए, कॉन्ट्रैक्ट है बड़ा, ठीक है। सर यूनिट 2 बात करता है कंसिडरेशन के बारे में। कंसिडरेशन को सबसे पहले ये डिफाइन करता है, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। एक इसका लैटिन वर्ड भी होता है क्विड प्रो क्यो। अब कंसिडरेशन कैन बी टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। अब नॉट टू डू समथिंग को ये एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग बोलता है, या रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग बोलता है, या फॉरबेरेंस बोलता है, अच्छी अंग्रेजी है। बट कंसिडरेशन कैन बी टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, सिंपल वर्ड्स में, जिसको एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग बोलते हैं। अब जब एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन की बात आती है तो सबसे पहले बोलता है, देखो सर कंसिडरेशन एक कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड प्रॉमिसर करता है कि हम आपको क्या देंगे, आप हमको क्या देंगे,
ठीक है, वो डिसाइड प्रॉमिसर करता है, ऐसे हम तुमको बोलते हैं आप बस अपना समय दीजिए, पढ़ाना मेरा काम, रिवाइज कराना मेरा काम, आपके डाउट मैं डील करूंगा, सब मैं करूंगा। दुख दर्द हर चीज़ के लिए आपने सीएसजी को अपना दोस्त माना है, अपना भाई माना है, और वो आपको हमेशा मिला है। ठीक है, अगर आपको मैंने किसी चीज़ में कभी डिसअपॉइंट नहीं किया, ठीक है, हर एक बच्चे का रिप्लाई सब किया है, चाहे रात रात भर बैठ के करना पड़े, क्योंकि सर मैंने क्या मांगा आपसे बदले में? आपका समय। अगर आपने अपना समय मतलब इन्वेस्ट करके मेरे को मैसेज किया है, तो आपने अपने तरफ का कंसिडरेशन दे दिया। अब मेरी बारी है कि मेरे को अपना समय आपके साथ स्पेंड करना है। तो कंसिडरेशन डिसाइड कौन करता है? प्रॉमिसर। लेकिन कंसिडरेशन मूव, ठीक है, प्रॉमिसी से भी हो सकता है या प्रॉमिसी के बिहाफ पर। जैसे आप इंटरनेट रिचार्ज कराते हो तो पैसे तो आपके मम्मी पापा देते हैं ना, लेकिन यूज़ आप करते हो, तो एयरटेल को कंसिडरेशन या तो आपसे मिल रहा है या आपके बिहाफ में किसी और से मिल रहा है। अब कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, मतलब आपने पास्ट में हो सकता है कोई काम किया हो जिसके लिए बेनिफिट आज मिल रहा है, या फ्यूचर में कोई काम करोगे उसके लिए बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, या प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हो और बेनिफिट भी प्रेजेंट में मिल रहा है। तो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर दोनों तीनों हो सकता है। कंसिडरेशन का होना जरूरी है, उसको रियल होना चाहिए, इमेजिनरी अलाउड नहीं है। कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, लेकिन लॉफुल होना जरूरी है। एडिक्वेट मतलब अगर 1 लाख की प्रॉपर्टी में कोई 1 रुपए में भी मिल रही है तो उसमें कोर्ट ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, लेकिन बदले में कुछ मिलना जरूरी है। फिर बात आती है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। सर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि दो पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दो पार्टी के बीच की बात है। एक जो स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर मतलब थर्ड पार्टी, वो कॉन्ट्रैक्ट में घुस के जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता या केस नहीं ले सकता। दैट इज कॉल्ड प्रिविटी। स्ट्रेंजर कैन प्रोवाइड कंसिडरेशन बट स्ट्रेंजर कैन नॉट सू इन द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट बोलते हैं प्रिविटी के कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि बेनिफिशियरी। अगर मैं किसी ट्रस्ट का या किसी प्रॉपर्टी का बेनिफिशियरी हूं तो मैं बाकी प्रॉपर्टीज के ओनर्स पर केस कर सकता हूं। अगर फैमिली सेटलमेंट में मेरा कोई फायदा है और मुझे वो फायदा नहीं मिल रहा, वो वाला केस था ना जहां दो भाई हैं और मम्मी को प्रॉमिस किए हैं 20,000 रुपए देंगे और देने से निर्लज लोग मना कर देते हैं, तो क्या माँ उन पर केस कर सकती है? हाँ। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के केस में अगर पिता अपनी बेटी के बेनिफिट के लिए दामाद जी को 20,000 रुपया दे रहा है, लेकिन फिर भी दामाद जी गलत तरह से व्यवहार कर रहे हैं बेटी के साथ, क्या बेटी केस कर सकती है दामाद जी पर? हाँ कर सकती है, मतलब अपने पति पर। बिल्कुल। असाइनमेंट, असाइनमेंट का मतलब होता है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट किसी और को असाइन कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने मम्मी के नाम पर मेडिकल इंश्योरेंस कराया, प्रीमियम मैं दूंगा, बेनिफिट मम्मी को मिलेगा। अगर इंश्योरेंस कंपनी मम्मी को बेनिफिट देने से मना कर दे, क्या मम्मी सू कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, बिकॉज शी हैज द असाइनमेंट ऑफ बेनिफिट अंडर दैट। फिर एजेंसी, अब एजेंट जो है मेरा वो तो प्रिविटी कर ही सकता है। एजेंट का तो मेन पर्पस ही यही है कि वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकता है। ठीक है। कोवेनेंट अटैच टू लैंड, अगर कोई कंडीशन है जो एक लैंड से अटैच्ड है, तो अगर वो ओनर मान रहा है तो ओनर अगर वो लैंड किसी और को बेचेगा तो उसको भी वो कंडीशन माननी पड़ेगी, भले ही उसको वो कंडीशन बताई गई हो या ना बताई गई हो। तो अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है और किसी ने मेरे को बेचा, भले ही मेरे को बताया ना बताया, लेकिन सरकार मेरे को रोक लेगा उस पर एग्रीकल्चर के अलावा कुछ और करने से, सरकार बीइंग द थर्ड पार्टी। लास्ट में एस्टॉपल, अगर मैंने बिहेवियर से ऐसा दिखाया है कि मैं किसी के बिहाफ पर कोई काम कर रहा हूं, तो फिर मैं उससे लायबल हो जाता हूं। यहां पर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का एग्जांपल समझना। जेठालाल को सामान पहुंचाना है भिड़े को। अब जेठालाल का नौकर है बागा, बागा भिड़े को फोन करके बोलता है भिड़े भाई मैं आपके लिए सामान होल्ड करके बैठा हूं। अब अगर बागा ने सामान डैमेज कर दिया तो भिड़े बागा से वसूल कर सकता है, इवन दो कॉन्ट्रैक्ट भिड़े और जेठिया के बीच में था, क्योंकि बागा ने एक्सेप्ट किया है। दैट इज कॉल्ड एस्टॉपल। नेक्स्ट, अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। सर जो अग्रीमेंट्स होते हैं विदाउट कंसिडरेशन वो सब वॉइड होते हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। जैसा सबसे पहला 25(1) जो आता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन में अगर आप कोई दो पार्टी क्लोज रिलेशनशिप में है, वो एक रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जिसमें वो लोग एक दूसरे को बेनिफिट ट्रांसफ़र करने की बात करते हैं, वो रजिस्टर्ड है और वो नेचुरल लव है। मतलब नेचुरल लव मतलब यूनिवर्स ने उसको बनाया है। हस्बैंड वाइफ हो गया, पिता बेटा हो गया। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नेचुरल नहीं होता, वो आर्टिफिशियल होता है, बदल जाते हैं समय के साथ। देखो ही रिया जी, कालरा जी, रिया जी सुरभि मैम, वो रिया जी सुरभि मैम, सॉरी कालरा सर सुरभि मैम, दैट इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन। कालरा सर एंड रिया जी, दैट इज नॉट नेचुरल लव, दैट इज गलत। ठीक है। फिर आया सर कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस। सर पास्ट वॉलंटरी सर्विस मतलब पुराना। ठीक है। अगर कोई पुरानी सर्विसेज के लिए हमने वॉलंटरी आपको कोई सर्विस दी है,
ठीक है। और सर जो प्रॉमिसर है उसने दिया और वो प्रॉमिसर अभी भी जिंदा है। जैसे मैंने अगर किसी बच्चे को फ्री में पढ़ाया, अपनी मर्जी से किया था, लेकिन आज वो बच्चा बड़ा अफसर बन गया, कलेक्टर बन गया, सीए बन गया। अब बच्चा आके बोल रहा है ये लीजिए सर 20 लाख रुपए की गाड़ी मैं आपके लिए लेके आया हूं क्योंकि आपने मेरे को वो सर्विस दी थी, वो भी वॉलेंट्री। तो क्या अब मैं वो 20 लाख की गाड़ी एक्सेप्ट कर सकता हूं? हाँ सर, बिल्कुल कर सकता हूं। सो आप दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। फिर प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट। सर टाइम बार्ड डेट मतलब वो डेट होता है जिसका लीगल रिकवरी का टाइम खत्म हो गया, विच इज 3 years। तो अगर एक आदमी एक प्रॉमिसरी नोट बना के मेरे को दे दे कि वो मेरी टाइम बार्ड डेट का भी पैसा लौटा देगा, तो मैं वो उससे रिकवर कर सकता हूं क्योंकि वो अब एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो गया। फिर आया एजेंसी। सर एजेंसी में तो वैसे भी कंसिडरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग देखो अपने मम्मी पापा का सामान कितने दिन से बाजार से नीचे से लेके आया करते थे, तो आप तो भैया वैसे भी एजेंसी का पार्ट हो, आप भी तो एजेंट हो। नेक्स्ट आया सर कंप्लीटेड गिफ्ट। जब आप किसी को कोई तोहफा देते हो या गिफ्ट देते हो, ठीक है, तो उसमें आप सामने वाले से कुछ पा नहीं रहे होते, सिर्फ उसको गिफ्ट दे रहे होते हो। तो विदाउट कंसिडरेशन अगर गिफ्ट भी दिया जा रहा है तो वो वैलिड है। उसके बाद आता है बेलमेंट। सर बेलमेंट हमेशा ग्रेचुटस होती है। अगर जो बेलमेंट ग्रेचुटस होती है, ग्रेचुटस मतलब फ्री। अगर फ्री में भी कोई आदमी आपके सामान को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है, मान लो आपने गाड़ी रखी अपने दोस्त के घर में, उसने बोला भाई कोई नहीं रख दे, और फिर उसके घर की छत गिर गई आपकी गाड़ी पर, तो वो खर्चा देगा, क्योंकि भैया बेलमेंट अगर ग्रेचुटस भी हो तो सामान के लिए बेली रिस्पॉन्सिबल होता है। और लास्ट में आया चैरिटी। अगर आप कोई चैरिटी कर रहे हो ना, या गिफ्ट दे रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, ठीक है, तो चैरिटी का जितना आपने प्रॉमिस किया है वो आपसे रिकवर किया जा सकता है। मतलब मान लो अगर मैंने प्रॉमिस किया कि मैं 2 लाख रुपए की चैरिटी दूंगा और उसके अगेंस्ट में सामने वाले ने 1.5 लाख का खर्चा कर दिया है, तो मैं 1.5 लाख का खर्चा पेमेंट करने के लिए लायबल हूं। गौरी मोहम्मद वर्सेस केदारनाथ। सो विद इन 21 minutes 30 seconds 1 and 2 यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डन। यूनिट नंबर 3 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आता है वो सबसे पहले बात करता है कैपेसिटी के बारे में, कि कौन आदमी ऐसा है जो कम्पिटेंट इनफ है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। तो ये सबसे पहले बोलता है अ पर्सन हु इज अ माइनर इज नॉट केपेबल ऑफ साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। एनी अग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। अब यहाँ से केस स्टडी आती है माइनर के एसेंशियल एलिमेंट से, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। एक माइनर के साथ कोई भी अग्रीमेंट करो वो हमेशा वॉइड एब इनिशियो है। माइनर के ऊपर आप केस नहीं कर सकते इवन मेजॉरिटी होने के बाद भी, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने माइनॉरिटी में किया है। क्यों? बिकॉज देर इज नो रैटिफिकेशन ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट। एक माइनर कभी भी किसी भी अग्रीमेंट में माइनॉरिटी प्लीड कर सकता है। हो सकता है उसने पहले झूठ बोला हो और बाद में वो माइनॉरिटी प्लीड करके आपका पप्पू बना देगा, तो वो कर सकता है। चौथा, माइनर की लाइबिलिटी के लिए पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं अनटिल एंड अनलेस ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द पेरेंट। माइनर के बिहाफ पर गार्जियन उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट इनमूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं हो सकता और फॉर द बेनिफिट ऑफ द गार्जियन हो सकता है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर हो सकता है। 6, माइनर अपने मम्मी पापा की प्रॉपर्टी में बेनिफिशियरी हो सकता है। माइनर नेसेसिटीज के लिए लायबल है अप टू द वैल्यू ऑफ द एस्टेट जो उसके पास है या जो उसने इनहेरिट किया है, जो उसके नाम पर है। ठीक है, ऐसे अगर मम्मी पापा की कोई प्रॉपर्टी वो इनहेरिट कर रहा है वो, जैसे कि यहाँ पर नेसेसिटीज़ क्या क्या चीज़ें आती हैं, या नेसेसिटी में आती है एजुकेशन आती है, हेल्थ आती है और फ्यूनरल सर्विसेज आती हैं। उसके बाद सर माइनर क्या पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप फर्म में? नहीं, बेनिफिट्स के लिए एडमिट किया जा सकता है। क्या माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है? चाह के भी नहीं होगा, क्योंकि बात ऐसी है कि तुम उससे पैसा मांगने जाओगे वो मना कर देगा कि मैं नहीं दूंगा। क्या माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में श्योरिटी हो सकता है? नहीं सर, श्योरिटी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्टीमेट लाइबिलिटी उसी के ऊपर आती है पेमेंट की। क्या माइनर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन कर सकता है? हाँ सर, लेकिन आप उस पर पेमेंट उससे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर उसने एक चेक साइन किया और वो चेक डिसऑनर हो गया तो आप उसको कोर्ट नहीं लेके जा सकते। लेकिन माइनर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी सिविल रॉन्ग्स। सिविल रॉन्ग का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो माइनर ने की है विच इज कंसर्न्ड एज अ पब्लिक ऑफेंस, जैसे कि दारू पी के गाड़ी चलाना, या जो पुणे वाला कांड हुआ था, ठीक है, पोर्श वाला, वो सारी चीज़ों को उनको सिविल रॉन्ग बोलते हैं। नेक्स्ट फिर बोलते हैं कि पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड भी किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अनसाउंड विल इंक्लूड एक ऐसा आदमी जो पूरा पागल है, एक ऐसा आदमी जो समय समय पर जिसको दौरे पड़ते हैं, एक ऐसा आदमी जो ड्रंकेड है, दारू पी के नाच रहा है, या कोई ऐसा आदमी जो इंटॉक्सिकेटेड है, सूखे नशे करके, या ये सब भी नशे कर रहा है, वो भी एलिजिबल नहीं है, अनसाउंड माइंड माना जाता है। या कोई ऐसा पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जैसे कि एलियन एनिमी, जैसे आज के लिए पाकिस्तान है हमारे लिए एलियन एनिमी, ठीक है। उसके साथ साथ सर हमारे जो कॉरपोरेशंस होते हैं, जो एम्बेसडर्स होते हैं,
ठीक है, सिर्फ कॉन्विक्स होते हैं, इंसॉल्वेंट्स होते हैं, ये सब एलिजिबल नहीं है, ये सब डिस्क्वालिफाइड पर्सन है फ्रॉम एंटरिंग इनटू एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इनके पास आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की एबिलिटी ही नहीं होती है। इसके बाद टॉपिक आता है कंसेंट का, इसे यूनिट के अंदर, यूनिट का सेकेंड पार्ट कंसेंट। सर पहली बात कंसेंट का मतलब समझिए। कंसेंट का मतलब होता है मीटिंग ऑफ द माइंड्स, मीन्स टू पीपल अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, उसको बोलते हैं कंसेंट। जब दो लोग सेम चीज पर सेम सेंस में अग्री करते हैं तो उसको बोला जाता है कंसेंट। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि ये कंसेंट फ्री हो। मतलब क्या है, पैसे लेके करना है? नहीं सर, जब हम बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये कंसेंट फ्री हो, इसका मतलब ये है हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कंसेंट दिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट में वो फ्री हो, इन द सेंस कि उसमें कोई भी फ्रॉड ना किया गया हो, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, कोई कोर्शन ना हो, कोई मिस्टेक ना हो। ये 5 केसेस से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट। सबसे पहले आते हैं कोर्शन में। सर कोर्शन का मतलब होता है कोई ऐसा एक्ट करना या धमकी देना करने के लिए जो इंडियन पेनल कोड के अगेंस्ट है। जैसे तुम हमसे शादी, जैसे नौरा बोलती है आप हमसे शादी नहीं करेंगे तो हम अपने हाथ की नस काट लेंगे, तो नौरा मेरे को क्या कर रही है? नौरा मेरे को सुसाइड का थ्रेट दे रही है। क्या इसकी वजह से अगर मैं मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूं तो क्या वो भी कोर्शन से होगा? हाँ सर। तो अब बात यह है, हम लोग कब कोर्शन पढ़ेंगे? जब आपके साथ किसी ने जबरदस्ती की है या थ्रेटन किया है आपके साथ जबरदस्ती करने को या आपकी प्रॉपर्टी के साथ जबरदस्ती करने को, ठीक है, इवन थ्रेटनिंग टू कमिट अ क्राइम इज अंडर कोर्शन, और उसकी वजह से वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराता है आपको जिसमें आपका नुकसान है और सामने वाले का फायदा है, तो होगा। और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कोर्शन के थ्रू बना होगा वो सेक्शन नंबर 19 के तहत विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी, मतलब दुखी आत्मा। नेक्स्ट आता है सर सेक्शन 16। 15 में कोर्शन था, उसका इफेक्ट 19 में था। फिर आया सेक्शन नंबर 16 जो कि है अनड्यू इन्फ्लुएंस। सर अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? जब एक आदमी जो आपसे सुपीरियर या डोमिनेंट पोजीशन में है, जिसके साथ आपका फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, वो अपनी रियल या अपरेंट अथॉरिटी का इस्तेमाल करके आपको इन्फ्लुएंस करता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में उसके साथ एंटर करें जिसमें आपके मेंटल स्टेटस का, ठीक है, आपके ऊपर उसकी डोमिनेंस जो है उसका फायदा उठा के वो आपका नुकसान करा के अपना भला कर ले। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना कि अगर मैं कोर्ट में जाके बोल रहा हूं कि इस आदमी ने मेरे को इन्फ्लुएंस किया है, तो ये इस आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सामने वाले की कि वो प्रूफ करके दिखाएगा, ठीक है, कि उसने इन्फ्लुएंस नहीं किया है, ठीक है। और यहां पर भी ऑप्शन कोर्ट के पास रहता है इसको वॉइडेबल ट्रैक करने का, और इसको कोर्ट वॉइडेबल बना देता है, और इसका इफेक्ट दिया है 19A में। याद रखना, कोर्शन का 19 में है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का 19A में है। फिर आता है फ्रॉड। फ्रॉड इज अनइंटेंशनल नहीं, फ्रॉड इज ऑलवेज इंटेंशनल। फ्रॉड इज इंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, जहां पर आप जानबूझ के सामने वाले को झूठ बोल रहे हो उसको ठगने के लिए, विच इज फिटेड टू डिसीव द अदर पार्टी, उसको ठगने के लिए झूठ बोल रहे हो। सच मतलब इवन कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट को भी फ्रॉड माना जाता है। लेकिन क्या साइलेंस फ्रॉड होता है? द आंसर इज नो। लेकिन अगर वो आपकी फिड्यूशरी ड्यूटी है, ठीक है, कि वहां पर आपके साथ सामने वाला रिलेटेड है, आपकी खुद की बेटी है जो आपसे सामान खरीद रही है, तो आप उसके साथ, आपकी फिड्यूशरी ड्यूटी है उसको सच बताना सामान के बारे में। वहां पे आप ये नहीं बोल सकते कि भैया साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, वहां पर इट इज फ्रॉड। सिमिलरली जहां पर आपकी ड्यूटी टू स्पीक है, ठीक है, जैसे कोर्ट वगैरह में हो गया ड्यूटी टू स्पीक है, एक्टिवेट डू नॉट डिस्टर्ब मोड। जहां पर आपकी ड्यूटी टू स्पीक है उस जगह पर भी आपका यह हक बनता है, ठीक है, कि आपको बोलना पड़ेगा। और कहीं पर अगर आपका साइलेंस को फ्रॉड मान लिया गया है, मतलब सामने वाला बोल रहा है तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं मान लूंगा कि जो तुम की ये बात सच है। मैं तुम्हारी दुकान में एक आदमी घोड़ा खरीदने आया, तुमको बोलता है कि अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मान लूंगा मैं कि ये घोड़ा सही दिमाग का है। वहां पर अगर तुमने कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब होगा कि घोड़ा सही दिमाग का है, ठीक है। फ्रॉड के केस में भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। फिर आता है मिसरिप्रेजेंटेशन। सर मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर तो यह है कि जो आदमी मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है ना,
वो हमेशा अनइंटेंशनल है। फ्रॉड इंटेंशनल होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन अनइंटेंशनल होता है। जो आदमी मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बात उसने कही है उस बात पर वो खुद भी भरोसा करता है, तभी उसने वो तुमको कहा है। इसीलिए मिस रिप्रेजेंटेशन में आपको सिर्फ सामने वाले को उतना ही पैसा देना पड़ता है जितना उसका नुकसान हुआ। कोई अलग से पेनल्टी पेमेंट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जो फैक्ट आपने कहा है आप खुद उस फैक्ट के ट्रूथ होने पर विश्वास करते हैं। भैया डिफरेंस बिटवीन का वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूं, जरूर से देख लेना, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन का वीडियो 2x में, 3x में, जितने भी x में देखना, जिसकी भी x में देखना, जरूर से देख लेना कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंस बिटवीन। मेरे को लगता है कि देखो, हर अटेम्प्ट में एक चीज़ नोटिस करना, जहां पर भी डिफरेंस बिटवीन देते हैं ना, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट से ही उठा के देते हैं। तो लगता तो है कि अगर डिफरेंस बिटवीन देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट से ही उठा के दे देंगे, तो बी अवेयर, ठीक है। लास्ट आता है सर मिस्टेक। अब मिस्टेक लॉ की भी हो सकती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी हो सकती है। मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब लॉ दो प्रकार की होती है, एक इंडियन लॉ की मिस्टेक की आपने, एक फॉरेन लॉ की। देखिए, अगर आपने फॉरेन लॉ की मिस्टेक की तो वो लॉ तो हो सकता है आपको ना पता हो, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट सीधा वॉइड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इंडियन लॉ की मिस्टेक की है तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता, वहां वॉइडेबल होता है। मतलब जो हर्ट पार्टी है वो आपको सू कर सकता है। दूसरा हुआ मिस्टेक एज टू फैक्ट। अब फैक्ट एज इन, फैक्ट का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। गुड्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें गुड्स वर इंपॉर्टेंट या आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन वाज इंपॉर्टेंट, और जो मटेरियल फैक्ट है ना उस कॉन्ट्रैक्ट का, उसी को समझने में गलती हो गई है। जैसे वॉशिंग मशीन चाहिए थी वुलन क्लोथ्स को वॉश करने की, और वॉशिंग मशीन भेज दी गई है, ठीक है, सिंथेटिक क्लोथ को वॉश करने की। तो यहां पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया है कि जो सामान है उसी का मिस्टेक हो गया, जो मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट है। तो यहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। लेकिन अगर दोनों तरफ से मिस्टेक है, तो उसने भी मिस्टेक कर दी, मैंने भी मिस्टेक कर दी, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, ठीक है। अब ये इसका दूसरा सेगमेंट खत्म हो गया। पहला सेगमेंट था फ्री कंसेंट, पहला सेगमेंट था आपका कैपेसिटी वाला, दूसरा सेगमेंट था फ्री कंसेंट। अब तीसरा सेगमेंट आया लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। ये बोलता है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट करते हो उसमें ऑब्जेक्ट भी लीगल होना चाहिए, कंसिडरेशन भी लीगल होना चाहिए, ठीक है, मेरे को पता है। तो मैंने इससे पूछा कि कब लीगल नहीं होगा वो बता दो। बोलता है सर वो तब लीगल नहीं होगा जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। एफ, फॉरबिडन बाय लॉ। मैंने बोला जैसे? बोलता है अगर आप एक लड़का और एक लड़की की शादी करा दे रहे हो जो दोनों नाबालिग हैं, 16 साल का लड़का 16 साल की लड़की, भाग के शादी कर लिए, तो ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, ये नाबालिग हरकत है, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। सिर्फ बालिग लड़की ही शादी कर सकती है, नाबालिग लड़की अपनी मर्जी से शादी कर ही नहीं सकती, ना लड़का भी नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट, जब जा तो जो कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट है वो प्रोविजन ऑफ लॉ को डिफीट कर दे। जैसे सर प्रोविजन ऑफ लॉ को डिफीट कर दे, पुरानी 2000 रुपए की नोट बंद हो गई है, उसके पहले एक बार नोटबंदी हुई थी 500 और 1000 की। मोदी जी ने एक लास्ट डेट दी थी जब तक 500 और 2000 की नोट एक्सेप्ट होती हैं, उस लास्ट डेट तक जितनी भी 500 और 2000 की नोटें हैं वो सब एक्सेप्ट होंगी। उसके बाद अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो जिसमें 500 और 2000 की नोटें दे रहे हो या 1000 रुपए की नोटें दे रहे हो जो डेट्स दी गई हैं उसके बाद, सो दैट इज डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ द लॉ। कुछ लोग टैक्स की चोरी करते हैं ना, दैट इज ऑल्सो डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ द लॉ। नेक्स्ट, थर्ड वाला बोलता है विच इज फ्रॉडलेंट। तो पहला वाला बोला विच इज फॉरबिडन, दूसरा वाला बोला डिफीट्स, और तीसरा वाला बोला फिर से फ्रॉडलेंट, कि आप फ्रॉड ही कर रहे हो, जैसे लक्ष्मी चिट फंड, तो FDF हुआ। फिर नेक्स्ट बोला कोई ऐसी चीज आप कर रहे हो विच इज कॉजिंग इंजरी टू समवन एल्स। जैसे एक जमीन बहुत दिन से खाली पड़ी हुई थी, तुमने देखा कोई नहीं है, तुम फेंस तोड़ के अंदर घुस गए, तुमने पूरा मकान तोड़ के वहां पर विला बना दिया, क्योंकि 20-25 साल से कोई आया नहीं था, तो यहां पे तो तुमने सामने वाले को इंजरी कॉज की है ना उसकी प्रॉपर्टी में। और लास्ट वाला बोलता है अगर कोई चीज इमोरल है। इमोरल मतलब क्या सर? इमोरल मतलब कोई कम्युनिटी या कोई सोसाइटी के लिए या कोई व्यंग ऑफ द सोसाइटी के लिए, कोई रिलीजियस पार्ट ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी के अगेंस्ट है वो। ऐसे एक बड़ा ही रंगीन एग्जांपल देता है ICI कि मान लो कालरा सर हैं और उधर रिया जी हैं, कालरा सर का पहला प्यार, और इधर सुरभि मैम है। अब रिया जी की शादी हुई है राजीव से, ठीक है। अब कालरा सर क्या कर रहे हैं, रिया जी को पैसा दे रहे हैं, बोलते हैं तुम राजीव को डिवोर्स देके मेरे से शादी कर लो, डिवोर्स देने का जो खर्च होगा वो मैं दे रहा हूं। इस तरह की एक्टिविटी को इमोरल माना जाता है।
और लास्ट वाला है समथिंग विच इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, मतलब कोई ऐसी चीज जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है एट लार्ज। तो क्या क्या हुआ सर? पहला हुआ फॉरबिडन बाय लॉ एफ, ठीक है, सबसे पहला हुआ फॉरबिडन बाय लॉ एफ, ठीक है, फिर एक और एफ हुआ फ्रॉडलेंट, ठीक है, दो एफ हो गए, फिर दो आई हुए। कैसे? दो आई हुए, एक हुआ इमोरल, एक हुआ इंजरी। यूनिट नंबर 4 बात करता है परफॉर्मेंस के बारे में। सबसे पहले बात करता है सेक्शन नंबर 37 में, जो ये बोलता है दोनों प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दोनों कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन अगर प्रॉमिसी अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से पीछे हटता है और प्रॉमिसर ने उसको वैलिड टाइम दिया है, सही टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए बोला है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई गुड्स का सैंपल चेक करना या यूज करने की बात है वो भी करने के लिए दिया है, लेकिन फिर भी प्रॉमिसी परफॉर्म करने के लिए रेडी नहीं हो रहा, तो प्रॉमिसर डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 40 जो बात करता है हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। सर अगर पर्सनल स्किल से रिलेटेड है तो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसर खुद परफॉर्म करेगा। अगर उस केस में प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अगर वो पर्सनल स्किल से रिलेटेड नहीं है तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है, एजेंट भी कर सकता है उसका, या कोई थर्ड पार्टी एजेंट भी कर सकता है, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है। फिर आता है सेक्शन 41 41 4 माइनस 1 3 होता है, और ये थर्ड पार्टी के बारे में ही बात करता है कि अगर कोई परफॉर्मेंस आपने किसी थर्ड पार्टी से एक्सेप्ट कर लिया है तो उस केस में प्रॉमिसर डिस्चार्ज हो जाता है। ये थोड़ा थोड़ा सब्स्टिट्यूट एजेंट जैसा ही है कि अगर प्रिंसिपल ने तुमको एजेंट बनाया लेकिन तुमने प्रिंसिपल को कोई और आदमी खोज के दे दिया, अब उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो तुम डिस्चार्ज हो जाते हो उससे। फिर सेक्शन 42 43 44 बात करता है जॉइंट प्रोमिसर्स के बारे में। क्या होते हैं सर जॉइंट प्रोमिसर्स? जॉइंट प्रोमिसर्स मतलब बहुत सारे प्रोमिसर मिलके किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंगेज करते हैं, उनको बोलते हैं जॉइंट प्रोमिसर्स। ठीक है, हर प्रोमिसर की इक्वल लाइबिलिटी होती है, दे आर जॉइंटली एंड सिवियरली लायबल। जॉइंटली भी सिवियरली भी, मतलब किसी एक को भी पकड़ के पूरी लाइबिलिटी रिकवर की जा सकती है। अगर कोई जॉइंट प्रोमिसर मर जाता है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ जॉइंटली लायबल होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव सिवियरली लायबल नहीं होता। अगर किसी प्रोमिसी ने किसी एक प्रोमिसर को सिलेक्ट कर लिया कि भाई हम तो परफॉर्मेंस तुम ही से एक्सेप्ट करेंगे, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो आदमी अपने बाकी प्रोमिसर भाई बहनों से डिस्चार्ज हो गया, उनको वो अभी भी कंट्रीब्यूशन करने के लिए लायबल होगा। उसके बाद आती है एक लड़ी ऑफ सेक्शन 46 47 48 49 50 जो बात करती है टाइम एंड ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में, जिसका पहला पार्ट ये बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट में टाइम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और जो प्रॉमिसी है उसने बोला है पूछने की जरूरत नहीं है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म करना चाहिए? रीजनेबल टाइम में। फिर 47 है जो बोलता है टाइम भी दिया है प्लेस भी दिया है, लेकिन ये बोला है कि पूछ के आने की जरूरत नहीं है, तो आप कब जाओगे? ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। 48 जो कि ये बोलता है कि सर अगर उसने सामने से प्रॉमिसी ने बोल के रखा है कि पहले मेरे को फोन करके पूछना एसी रिपेयर करने आने से पहले तब आना, तो फिर उस केस में परफॉर्मेंस तभी होगी जब आप कॉल करके पहले पूछ लेते हैं। 49 बोलता है अगर प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस डेफिनेट नहीं है, आपको बोला जा रहा है कि पहले अप्लाई करो, तो पहले अप्लाई करो उसके बाद उस जगह पर आना ड्यूरिंग रीजनेबल टाइम, और एक रीजनेबल प्लेस इलेक्ट कर लो। 50 बड़ा आसान है, बोलता है अगर एक पर्टिकुलर मैनर दिया हुआ है, जैसे आईसीआई बोलता है ना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप ही करना है एग्जाम से 1.5 महीना पहले, तो फिर आपको वो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप वाला ऑनलाइन ही करना पड़ेगा क्योंकि एक मैनर स्पेसिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट में। फिर एक लड़ी ऑफ सेक्शन शुरू होती है, ये शुरू होती है 51 52 53 ऐसे आती है, जो बात करती है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के बारे में। रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब कि अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा तो बदले में तुम भी मेरे लिए कुछ करोगे, लेकिन अगर मैं तुमको तुम्हारा प्रॉमिस परफॉर्म करने से कंपलसरी रोक रहा हूं, ठीक है, कि तुम अपना परफॉर्मेंस पूरा कर ही ना पाओ, प्रिवेंशन कर रहा हूं, तो उस केस में सेक्शन 53 लगेगा और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। लेकिन अगर ये गलती से हो रहा है, मतलब मैं अपना काम पूरा नहीं किया, मैंने पेंटिंग का काम पूरा नहीं कर पाया मिस्टेक की वजह से, जिसकी वजह से तुम अपना इंटीरियर का काम नहीं शुरू कर पाए, वॉइडेबल तो तभी भी होगा, लेकिन तब सेक्शन 54 लगेगा। याद रखना 53 लगता है प्रिवेंशन पर, 54 लगता है डिफॉल्ट पर। फिर आता है सेक्शन 55 जिसके ऊपर बहुत सारी केस स्टडी की है हम लोगों ने, कि कभी कभार कॉन्ट्रैक्ट में टाइम इज अ वेरी एसेंशियल एलिमेंट। तो अगर दोनों पार्टी के बीच में एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड हुआ है एंड दैट टाइम इज एन एसेंशियल एलिमेंट, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट उसी टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो टाइम में कंप्लीट नहीं होता तो वो दूसरी पार्टी जो हर्ट पार्टी है उसके एंड पर वॉइडेबल हो जाता है। लेकिन अगर
टाइम एसेंशियल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, या अगर जो प्रॉमिसर है वो किसी दूसरे टाइम पर परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ले तो बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया जा सकता, पहली वाली बात के ऊपर। उसके बाद सेक्शन 56 बात करता है इम्पॉसिबिलिटी के बारे में। ठीक है, इम्पॉसिबिलिटी के बारे में सर, इम्पॉसिबिलिटी मतलब जहां पर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना इम्पॉसिबल हो जाए। एक होती है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी जो डे वन से कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है, और एक होती है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी मतलब पहले पॉसिबल था और बाद में जाके कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाए, उसको बोलते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी या पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, दोनों वर्ड हैं इसके, या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी कि बाद में हो गया तो वो वॉइड हो जाएगा। और अगर फर्स्ट डे से इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी या फर्स्ट डे से पॉसिबल नहीं है, वैसे तो टेक्निकली वॉइड एब इनिशियो होना चाहिए, लेकिन आपका मटेरियल वॉइड वर्ड यूज करता है, वी विल स्टिक विथ वॉइड ओनली। इसके बाद आते हैं सर सेक्शन नंबर 57, रेसिप्रोकल टू डू समथिंग विच इज इलीगल, और एक है 58 ऑल्टरनेटिव। याद रखिएगा 58 ऑल्टरनेटिव है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में दो ऑल्टरनेटिव है, एक लीगल दूसरा इलीगल। 57 क्या है, दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक लीगल एक इलीगल, तो देर आर टू सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स इन 57 एंड 58 में देर इज एन ऑल्टरनेटिव। तो अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है जहां पर एक ऑल्टरनेटिव लॉफुल है दूसरा ऑल्टरनेटिव अनलॉफुल है, देन गो विथ 58। अगर क्वेश्चन आ रहा है दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक लॉफुल है दूसरा अनलॉफुल है, गो विथ 57। ठीक है, फिर आया सर अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अरे बेटा मच्छर हटो बेटा, तुम क्या कर रहे हो, सब बच्चों का काम है ना, बच्चों का खाना तुम खा लोगे। ठीक है, अब आता है सर सेक्शन नंबर 59, 60, 61, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अब ये क्या होता है सर, देखिए अगर डेटर ने आपको पैसे पेमेंट किए हैं और उसने बता दिया है कि कौन सी डेट के साथ एडजस्ट करना है, कौन से बिल के साथ, बिल 1 या बिल 2 या बिल 3, तो आपको उसी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा जो बिल उसने बोला है, चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3। अगर डेटर कुछ नहीं बोलता तो उस केस में लगेगा सेक्शन नंबर 60, जहां पर अगर डेटर ने कुछ नहीं कहा है तो आप इन द ऑर्डर ऑफ टाइम एडजस्ट कर लोगे। मतलब या तो कोई, मतलब वो क्रेडिटर के डिस्क्रिशन पर है, उसके चॉइस पर है, वो जैसे चाहे वैसे एडजस्ट कर सकता है, इन द ऑर्डर ऑफ टाइम कर सकता है या नॉर्मली भी कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद आया सेक्शन नंबर 61। अब सेक्शन नंबर 61 क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 61 बोलता है कि डेटर और क्रेडिटर जो है वो दोनों अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर ये बोला जा रहा है कि कोर्ट बोलता है कि आप इसको एडजस्ट कर लो इन द ऑर्डर ऑफ टाइम। याद रखना टाइम बार डेट 60 में भी एडजस्ट होती है 61 में भी एडजस्ट होती है। तो आप पूछोगे फिर दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है बेटा कि जब 60 की बात होती है तो 60 में क्रेडिटर की चॉइस है, अगर उसका नहीं मन किया टाइम बार्ड करने का तो वो नहीं करेगा, वो पीछे से एडजस्ट करना शुरू करेगा तो पीछे से कर लेगा। लेकिन 61 में टाइम में ही करना है तो वहां पर तो टाइम बर्ड होगा, लेकिन डिस्प्यूटेड डेट दोनों में नहीं हो पाएगा। फिर एक आता है सेक्शन नंबर 62, कॉन्ट्रैक्ट्स नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। तो कौन से वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, पहला नोवेशन, जब दो पार्टी के बीच में एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाए या एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी चेंज हो जाए तो पुरानी पार्टीज या पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। ऑल्टरेशन, अगर आपने टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट को चेंज कर दिया है तो जो पुराने टर्म्स हैं जिससे आपने चेंज किया है वो टर्म्स डिस्चार्ज हो जाएंगे। नोवेशन, ऑल्टरेशन। रिसेशन, अगर आप एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हो तो दैट इज गेटिंग कैंसिल्ड टोटल, तो जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है मैटर खत्म हो जा रहा है, रिसेशन हो जा रहा है, नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। फिर आता है वेवर। वेवर में क्या होता है, जब प्रोमिसर अपने पास से प्रोमिसी को कुछ अदर सेटिस्फैक्शन ऑफर कर रहा है, बोल रहा है भाई देख 10 माले की बिल्डिंग बोला था, मैं 6 से ज्यादा नहीं बना पाऊंगा और मैं एक काम करता हूं तेरे को 10 लाख रुपए कंपेंसेशन दे रहा हूं, प्लीज मेरे ऊपर केस मत कर। तो ऐसे में जो 10 लाख रुपया वो दे रहा है उसको 10 लाख रुपीज जो एक्स्ट्रा दे रहा है वो क्या हो जाएगी, वो 10 लाख रुपए जो उसको एक्स्ट्रा दे रहा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर रेमिशन। ठीक है, नेक्स्ट 64, 65 ये दोनों याद रखना बहुत अच्छी चीजें हैं। 64 बात करता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है तो जो भी नुकसान या जो भी बेनिफिट उस कॉन्ट्रैक्ट में किसी को मिला है वो पूरा बेनिफिट उस आदमी को वापस कर दिया जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एबल हो गया। 65 बोलता है वॉइड, अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ है, ठीक है, तो भी रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट होगा। तो 64 वॉइडेबल में लगता है, 65 वॉइड में लगता है। फिर आता है सर सेक्शन नंबर 66, कम्युनिकेशन ऑफ फैक्ट ऑफ रिसेशन। सर आप जब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर रहे हो ना तो उस आदमी को भी आप कम्युनिकेट करके बताओगे कि भाई तेरे मेरे बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट था ना वो खत्म हो गया।
ठीक है। 67 बहुत जरूरी है, अगर प्रॉमिसी आपको खुद ही, ठीक है, फैसिलिटीज नहीं दे रहा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की, तो आप वहीं पर डिस्चार्ज हो। ठीक है। यूनिट 4 बड़ा क्यों लगता है बच्चों को पता है, उसमें कुछ पार्ट्स हैं। पहले ना एक पार्ट आता है जनरल प्रोविजन, वो है 37 38 37 38 40, फिर 41, 37 38 40 41, फिर एक आता है जॉइंट प्रोमिसर्स 42 43 44, ठीक है, 45, फिर एक आता है टाइम 46 47 48 49 50, फिर एक आता है रेसिप्रोकल 51 52 53 54, ठीक है, 54 55 56 57, फिर एक आता है आपका 57 58, फिर अप्रोप्रिएशन 58 59 60, और फिर उसके बाद आता है नीड नॉट बी परफॉर्म 61 62 63 64 65 67, और लास्ट आता है डिस्चार्ज। सर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे होता है, खत्म कैसे होता है? सबसे बढ़िया, नोवेशन रिसेशन ऑल्टरेशन, परफॉर्मेंस, तोड़ दो तो ब्रीच, ठीक है, इम्पॉसिबल हो जाए, ऑपरेशन ऑफ लॉ हो जाए, मर मरा जाए सामने वाला, रेमिशन तुमको वो माफ कर दे, या तुमको फैसिलिटी देने से मना कर दे। उसमें सिर्फ एक पॉइंट नया था, मर्जर ऑफ राइट्स। व्हाट इज मर्जर ऑफ राइट्स? सरल भाषा में समझाता हूं। अगर मैं एक 4x4 की खोली में रेंटेड प्लॉट में रहता हूं, फिर मैंने जॉब किया, पैसे कमाया, अब मैं जो मकान मालिक है उसको पैसा दे रहा हूं वो रेंटल प्लॉट खरीद लेने के लिए, ठीक है, कि भाई मेरे को ये चाहिए, आई वॉन्ट टू बाई इट, कि मेरे को ये खरीदना है। तो अब जब मैं उसको पैसा दे रहा हूं ना कि मेरे को ये वापस चाहिए, ठीक है, तो अब मेरे ओनरशिप के राइट आ जाएंगे। पहले मेरे पास टेनेंट के राइट थे, अब मेरे ओनरशिप के राइट हैं। तो मेरा टेनेंट का राइट नीचे चला जाएगा, वो इंफीरियर राइट है, और उसके ऊपर मेरा सुपीरियर राइट आ जाएगा ओनर का। ओनर का राइट इंफीरियर के राइट के साथ मर्ज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड मर्जर ऑफ राइट्स। तो ये 12 मिनट में आपका यूनिट नंबर 4 का रिवीजन खत्म होता है। यूनिट 5 और यूनिट 6 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 5 बात करता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सर ब्रीच का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना, जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करते हो, ठीक है। तो ब्रीच दो तरीके की होती है, एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच, एक होता है एक्चुअल ब्रीच। सर एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट की ड्यू डेट के पहले आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हो तब उसको बोलते हैं, या मना कर देते हो परफॉर्म करने से, तो उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी। नाम से ही समझ में आता है ना, एंटीसिपेट। हम लोग एंटीसिपेट कोई काम कब करते हैं? बुरा होने से पहले ना, बुरा होने के बाद एंटीसिपेट थोड़ी ना होता, तब तो हो गया। तो एक्चुअल ब्रीच क्या है? जब ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस या उसके बाद कभी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाता है, उसको बोला जाता है एक्चुअल ब्रीच। तो एक्चुअल ब्रीच ऑकर्स ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस एंड आफ्टर दैट, एंटीसिपेटरी उसके पहले, ठीक है। तो अब ये हो गया सर। अब एंटीसिपेटरी ब्रीच जब होता है ना, तो सेक्शन 39 के अंदर इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है, ये एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है। जैसे ही कोई आदमी आपको बोले कि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म करेगा, आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, आप कॉन्ट्रैक्ट को उसी दिन कैंसिल मान लो, उस आदमी पर केस करो और उसी दिन डैमेज मांग लो। ऑप्शन नंबर 2, आप कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा रखो, अपनी परफॉर्मेंस करो, जैसे शीतल विद्या मंदिर वाला केस था और जैसे एक्स प्लेस डिस्क जॉकी वाला केस स्टडी आया था। आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो अपने एंड से ड्यू डेट तक। ड्यू डेट पर जाके अगर प्रॉमिसर ने नहीं परफॉर्म किया तो आप केस कर देना। अब इसमें दो फायदे हैं। अगर ड्यू डेट तक जाते जाते वो इम्पॉसिबल हो गया तो सामने वाला का भी बेनिफिट है। इम्पॉसिबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट, किसी को कुछ देना नहीं होगा। या दूसरा क्या हो सकता है, उस दिन तक उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाए। तो इसमें फायदा यह है कि परफॉर्मेंस मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब सोचो अगर किसी ने तुम्हारे साथ ब्रीच किया तो तुमको गुस्सा तो बड़ा आएगा। तो तुमको गुस्सा आएगा तो तुम उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हो? तुम उसके अगेंस्ट कर सकते हो सेक्शन 72, 73, 74, 75। तो चलो सर देखते हैं। सबसे पहले आता है 72, सूट फॉर डैमेजेस। आप उससे नुकसान मांगोगे। सबसे पहले इसमें डैमेजेस का टाइप आता है ऑर्डिनरी डैमेज। सर ऑर्डिनरी डैमेजेस तब रिकवरेबल हैं जब आपको नेचुरल कॉन्सिक्वेंस की वजह से लॉस हुआ है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो नेचुरल है, मैन मेड नहीं, और आपकी खुद की गलती की वजह से आपको ये लॉस नहीं हुआ है, सामने वाली की गलती की वजह से हुआ है, तो ये ऑर्डिनरी डैमेज है। स्पेशल डैमेज ऑन दी अदर हैंड क्या है सर? स्पेशल डैमेज मतलब वो डैमेज है जो आपको इंकर हुआ है इन द फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, बट ये आपको तभी मिलेगा जब आपने सामने वाले को ऑलरेडी इन्फॉर्म करके रखा था कि अगर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट ना पूरा करे तो आपको ये नुकसान हो जाएगा। वो है स्पेशल डैमेज। तो इसके लिए प्रायर कम्युनिकेशन होना जरूरी है,
ठीक है। जैसे अगर मैं ये खरीदने वाला था 10 रुपए में और इसको किसी को बेचने वाला था 12 रुपए में, तो जिससे मैं ये 10 में लेने वाला था, मेरे को उसको बताना है कि भाई तू देगा तो मैं उसको देने वाला हूं, तो अगर तूने फॉल्ट किया तेरे को 2 रुपए भी बीच का देना पड़ेगा। दैट इज स्पेशल डैमेज। विंडिक्टिव डैमेजेस बेसिकली होता है, विंडिक्टिव या एग्जाम्पलरी, जब आपने किसी की इज्जत हर्ट की है। दीज आर डैमेजेस फॉर जब आप किसी की रिस्पेक्ट को हर्ट करते हो, तो फीलिंग्स को, मानहानि का जो दावा होता है। अब ये जो विंडिक्टिव डैमेजेस हैं सर, ये दो ही जगह पर हैं, दो ही केसेस हैं। जब आपने किसी से शादी का प्रॉमिस किया और फिर आप मुकर जाओ, ठीक है, या आपका बैंकर ने आपके चेक को डिसऑनर कर दिया है जब आपके बैंक में सफिशिएंट बैलेंस था, ठीक है, तो कोर्ट आपको ये विंडिक्टिव डैमेजेस का हक देता है क्योंकि आपकी इमेज खराब हो गई है। लेकिन ये ट्रेडिंग बिजनेस में अलाउड नहीं है, अदर देन ट्रेडिंग बिजनेसेस में ये डैमेजेस मिलेंगे। बोलना ट्रेडिंग वालों की इज्जत नहीं है ऐसा करके। अच्छा, उसके बाद आया नॉमिनल डैमेजेस। सर नॉमिनल डैमेजेस मतलब वो डैमेजेस हैं जो इन द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, नाम के डैमेजेस हैं ये, ठीक है, ये एक्चुअल में कोई नुकसान हुआ नहीं होता सामने वाले को। जैसे आपको याद हो वो अकिया वाला जो केस था, जिसमें एक लेडी ने अकिया कंपनी पर केस किया था क्योंकि प्लास्टिक का 20 रुपए मांग रहे थे। तो एक्चुअल में कुछ डैमेज होता नहीं है, बट सरकार यहां पर देती क्यों है? सो दैट सामने वाले को समझ में आए कि उसकी गलती है, उसको पीनलाइज करने के लिए, ठीक है। यहां पर मैं 1 मिनट लेकर आपको ये बताना चाहूंगा कि भैया हमारे सितंबर के जो बैचेस हैं वो भी आ गए हैं अनअकैडमी पर। ऑल 3 टीम्स के बैचेस, चाहे संकल्प हो, प्रतिज्ञा हो या योद्धा टीम हो, आपको सब एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, ओनली एट 6999। सो यूज करें कोड CSG और आज ही जुड़ जाएं इतनी फंटास्टिक पढ़ाई करके अपने सीए का सपना पूरा करने के लिए। अब चलते हैं वापस वीडियो की तरफ। फिर आया सर आपका प्रीफिक्स डैमेजेस। सर प्रीफिक्स डैमेजेस मतलब वो डैमेजेस होते हैं, इनको 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक लिक्विडेटेड, एक पेनल्टी। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेज? सबसे पहले एक बात समझिएगा, हमारा जो अंग्रेजों का कानून है, इंग्लिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिससे हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट लॉ बनाया है, उसमें ना पेनल्टी और डैमेज के बीच में क्लियर डिफरेंस है कि पेनल्टी मतलब जो जेन्युइन नहीं है, जेन्युइन एस्टिमेट नहीं है, डैमेज मतलब जो जेन्युइन है, पेनल्टी मतलब जिसमें जितना नुकसान हुआ उतना पेमेंट करना होता है, सॉरी डैमेज जितना नुकसान हुआ उतना पेमेंट करना होता है, पेनल्टी मतलब जिसमें नुकसान से ज़्यादा पैसा दिया जाता है। पेनल्टी पीनलाइज करने के लिए होता है, डैमेजेस मेक गुड ऑफ द लॉस होता है, क्लियर डिस्टिंक्शन है। लेकिन हमारे कानून में, इंडियन लॉ में, कोर्ट के पास ये पावर है कि डिसाइड करने की कि कब पेनल्टी है या कब वो डैमेजेस है। तो कोर्ट सिंपल बोलता है, अगर नुकसान से ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है तो पेनल्टी है, और अगर नुकसान से कम पेमेंट करना पड़ रहा है या नुकसान जितना पेमेंट करना पड़ रहा है तो डैमेज है, ठीक है, तो डैमेज है। तो अगर हम सिग्नल तोड़ देते हैं वो 2000 रुपये लगता है तो वो पेनल्टी है, लेकिन सिग्नल तोड़ के अगर हम किसी आदमी को ठोक देते हैं और उसका 10,000 रुपया लगता है उसके रिपेयर का या उसके इलाज का, तो वो डैमेजेस है, ठीक है। तो ये तो डैमेजेस वाला हो गया। ये सिर्फ डैमेजेस ब्रीच की वजह से आपको मिल रहा है, ये सिर्फ एक राइट है आपका, दैट इज सेक्शन 72। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सर आप दूसरे पे केस करोगे 73 के अंदर फॉर रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए। आप उसको बोलोगे कि भाई सुन, तूने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो अब मैं तेरे ऊपर कैंसिलेशन का केस करूंगा क्योंकि तूने लॉफुल ऑब्लिगेशन को तोड़ा है, अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं किया, दैट इज 73। फिर आता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है, फिर आता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आप सामने वाले को क्या बोल रहे हो कि आप उसके ऊपर केस कर रहे हो कि भैया तेरे को काम पूरा करना है, ठीक है, तेरे को काम पूरा करना है। आप काम पूरा करते टाइम आप मांगोगे जरूर कि भैया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दो, लेकिन आपको मिलेगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तभी जब कोर्ट ये डिसाइड करे कि हाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज एलिजिबल। जब तक कोर्ट को नहीं लगता कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपको देनी चाहिए, तब तक कोर्ट आपको नहीं दिलवाएगा, ठीक है। फिर एक आता है सूट फॉर क्वांटम मेरिट। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सर क्वांटम मेरिट का मतलब होता है जितनी क्वांटिटी का मैंने काम किया है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ के जा रहे हो तो जितनी क्वांटिटी का मैंने काम किया है वो पूरी क्वांटिटी आपको मेरे को वापस करनी है, उतना तो पैसा देना है। बट इसको क्लेम करने के लिए होना क्या चाहिए? मेरी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, गलती सामने वाली की होनी चाहिए, मेरे को जितना शेड्यूल्ड पीरियड में काम करना था मैंने किया होना चाहिए, काम अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर ये सारे फीचर हैं तभी मैं सामने वाले पर केस कर सकता हूं क्वांटम मेरिट का। मतलब मेरा काम अच्छा होना चाहिए, उसने कैंसिल किया होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ बच्चे रिलेट कर रहे होंगे शेरी इंटीरियर्स वाले केस से।
वहां पर क्वांटम मेरिट इसलिए नहीं लग रहा था बेटा, क्योंकि वहां पर सामने वाले की गलती थी, उसने जो इंटीरियर का काम किया था वो घटिया तरीके का किया था, प्लस शेड्यूल टाइम पर नहीं किया था, इसलिए क्वांटम मेरिट नहीं मिला था। उसके बाद सर जो लास्ट वाला आता है वो आता है कि कभी कभार पार्टी ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है कि जो पार्टी के साथ गलत हुआ है वही पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ता है। तो वैसे केस में आप कैंसिल करके आप डैमेजेस भी ले सकते हो। जैसे क्या है, ठीक है, अब मैं काम कर रहा हूं तो मुझे पैसे मिलने चाहिए, मैं काम कर रहा हूं फिर भी मुझे सैलरी नहीं पेमेंट की जा रही, तो मैं ही जॉब छोड़ दूंगा और मैं ही केस करूंगा। मैं बोलूंगा मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो मैं 75 में जस्टिफाइड होऊंगा। यह है आपका यूनिट नंबर 5। अब अगले यूनिट की बारी, अब आया यूनिट नंबर 6। सर यूनिट नंबर 6 रिलेटिवली बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताया गया है और उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा है। इससे पास्ट में हम लोगों ने देखा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा नहीं, 2 बार ही आए हैं, 2 और 1। तो पहले आता है इसमें कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट है विच इज़ डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ कोलैटरल इवेंट। इवेंट कोलैटरल है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म या ना परफॉर्म करने के लिए है कोई चीज को। इवेंट पूरे कॉन्ट्रैक्ट का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे गन में जो ट्रिगर होता है, ट्रिगर वो है वो इवेंट, लेकिन गन में गोली होना जरूरी है, गोली में बारूद होना जरूरी है, सही तरीके से राइफल भरा होना जरूरी है, तब गन चलेगी। वो ट्रिगर तो बस एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। तो वो है कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो सर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग व्हिच इज हैपनिंग ऑन अ कोलैटरल इवेंट। अब एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, सबसे पहले आता है कंटिंजेंट होना चाहिए, वो हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पर होना चाहिए, इवेंट रिलेटेड होना चाहिए। इवेंट ये नहीं हो सकता कि विल ऑफ द प्रॉमिसर, मतलब किसी आदमी की मर्जी है या नहीं कोई काम करने की, वो कोई इवेंट नहीं, वो कोई एसेंशियल एलिमेंट नहीं हो सकता कंटिंजेंट का। और जो इवेंट है वो अनसर्टेन होना चाहिए, क्योंकि अगर देखो सर, अगर कोई काम करना या ना करना मेरी विल है, ठीक है, तो वो कंटिंजेंट थोड़ी ना है। जैसे ये जो सी सब चीज़ें मैं करता हूँ, चाहे बच्चों को रिप्लाई करना हो, चाहे हर बच्चे की डाउट डील करना हो, कोई मैं तो कभी पूछता भी नहीं कि कोई बच्चा मेरे से पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ये भी नहीं पूछता कि आप प्लस पर हो नहीं हो, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेरे लिए वो बच्चा है, मेरे पास आया है, मेरे को उसको डील करना है। अब इसके लिए, ठीक है, ये तो मेरा मन है ना, ये कोई कंटिंजेंसी थोड़ी ना है। अब मेरा मन होगा मैं करूंगा, नहीं मन होगा नहीं करूंगा, ये कोई कंटिंजेंसी, तो ये कोई अनसर्टेन इवेंट थोड़ी ना है, ये तो मेरी विल है, और विल को तो मैं कंट्रोल कर सकता हूं, तो वो अनसर्टेन इवेंट नहीं होती है। नेक्स्ट, अब कुछ रूल्स देखते हैं रिगार्डिंग कंटिंजेंट इवेंट। सर सबसे पहला है, सुनना ध्यान से, कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज के हैपनिंग पर डिपेंडेंट है, अगर वो चीज समय रहते हैपन ही ना हो, इम्पॉसिबल टू ऑकर हो जाए, तो फिर वो कंटिंजेंट रद्द, ठीक है, फिर वो कंटिंजेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर कोई कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज के ना हैपनिंग पर डिपेंडेंट हो और अगर वो चीज हैपन हो जाए, कंटिंजेंट रद्द। अगर कोई चीज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के हैपनिंग पर डिपेंडेंट हो, वो भी विद इन फिक्स टाइम, लेट्स से 1 साल, तो अगर वो 1 साल के पीरियड में ऑकर ही नहीं किया, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट रद्द। अगर कोई चीज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के नॉन हैपनिंग पर डिपेंडेंट हो इन अ टाइम पीरियड और वो नहीं ऑकर हुआ, ठीक है, या उस पीरियड में ही ऑकर हो गया, तो कंटिंजेंट रद्द। अब एक एग्जांपल लेके सारे चारों पॉइंट सुन लेना। पापा ने बोला कि बेटा तू सीए 1 अटेम्प्ट में क्लियर कर ले, ठीक है, मैं तेरे को गाड़ी दिला दूंगा। गाड़ी दिलाना कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, डिपेंडेंट अपॉन क्या चीज़ पर है, सीए कंप्लीट करने पर। अगर सीए कंप्लीट हुआ ही नहीं, क्या कभी कंटिंजेंट एग्जीक्यूट होगा? नहीं, ठीक है। ये हो गया कंटिंजेंट डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग। अब नॉन हैपनिंग सुनना। पापा बोलते हैं कि तू एमबीए कर ले, ठीक है, अगर सीए नहीं हुआ तो। अब ये डिपेंडेंट है सीए के ना होने पर। अगर सीए हो गया तो क्या एमबीए करना पड़ेगा? नहीं, कंटिंजेंट इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि ये नॉन हैपनिंग पर था। अब इसी में अगर पापा बोल दें कि 2 अटेम्प्ट में सीए कर ले तो टाइम इन्वॉल्व हो जाएगा, या बोल दें कि 1 साल में अगर सीए नहीं हुआ तो एमबीए कर ले, तो टाइम इन्वॉल्व हो जाएगा। तो 1 2 विदाउट टाइम है और जो मैंने 3 4 बोला वो विद टाइम है। अब बीच में इनके एक सेंटेंस आता है, एकदम एग्जैक्टली बीच में। वो क्या है सर, वो सुनना ध्यान से, ठीक है। अब इनके बीच में जो सेंटेंस आता है वो ध्यान से सुनना क्या बोलता है। वो बोलता है सर कि अगर कोई आदमी,
ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, के एक्शंस पर किसी कॉन्ट्रैक्ट का पूरा होना डिपेंडेंट है, अगर कोई चीज किसी व्यक्ति के कोई एक्शंस पर होना डिपेंडेंट है, ठीक है, कि किसी व्यक्ति के किसी एक्शन पर डिपेंडेंट है वो चीज, ठीक है, किसी लिविंग पर्सन के, और अगर वो लिविंग पर्सन वो काम ऐसा कर दे कि वो कंटिंजेंट पॉसिबल ही ना हो, ठीक है, तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है, टू परफॉर्म। अब आप समझ ही गए होंगे, मैं कुछ क्रिएटिव एग्जाम्पल बनाने वाला हूं, सुनिए। रिया जी ने कालरा सर को बोला, ठीक है, कि मैं तुमसे शादी करूंगी, ठीक है, तो रिया जी, जब मैं 21 साल की हो जाऊंगी, तो ये रिया जी की शादी, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब शादी विद कालरा सर रिया जी के 21 साल होने के बाद होगी। तो अब ये बात है कि 21 साल के होने के बाद रिया जी ने राजीव से शादी कर ली। क्या रिया जी लिविंग पर्सन है? हाँ। तो अब जो कंटिंजेंट फैक्ट था, जो रिया जी की शादी का कालरा सर के साथ डिपेंडेंट था, वो पूरा नहीं हो पाया क्योंकि उनके माता पिता ने राजीव के साथ शादी करा दी। तो इस दुखद एग्जाम्पल में हमने क्या सीखा कि अगर कोई कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी लिविंग पर्सन पर डिपेंडेंट है और वो लिविंग पर्सन कोई ऐसी हरकत कर दे कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही ना हो पाए, तो वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो जाता है। लास्ट वाला, अगर कोई कंटिंजेंट किसी इम्पॉसिबल इवेंट पर डिपेंडेंट है कि वो इवेंट ऑकर ही नहीं करेगा, मरे को जिंदा कर दूंगा, तो वो अनसर्टेन थोड़ी ना है, वो तो इम्पॉसिबल है, तो फिर वो क्या हो गया? वॉइड हो गया, ठीक है। अब बात आई क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की। सर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, पहले भी बताया है, इसी में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 और 2 के यूनिट में बताया, जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा प्लग्ड, कि भैया क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है विच इज नॉट एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एन ऑब्लिगेशन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है, इट इज एन ऑब्लिगेशन विच द लॉ क्रिएट्स, ठीक है, वो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, वो एक ऑब्लिगेशन है, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर अलग क्या है कि यहां पर आपको क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के टाइप बताते हैं, जिसमें सबसे पहला बताते हैं क्लेम फॉर नेसेसिटी, ठीक है। नेसेसिटी मतलब क्या है सर? कि आपको क्लेम मिलेगा, ठीक है, कोई काम करने के, अगर आपने कोई नेसेसिटी की सर्विसेज प्रोवाइड की हैं किसी इनकम्पिटेंट पर्सन को, मैं इनकम्पिटेंट बोल रहा हूं, उसमें माइनर, अनसाउंड माइंड, एलियन, एनिमी सब आ जाते हैं, कोई इनकम्पिटेंट पर्सन को, तो आपका हक बनता है, इवन दो दे आर नॉट कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, उनसे रिकवरी करने का। जैसे माइनर के केस में आप उसके एस्टेट से रिकवरी कर सकते हैं। नेसेसिटीज किसको माना जाता है? हेल्थ, एजुकेशन और फ्यूनरल सर्विसेज को नेसेसिटी माना जाता है। उसके बाद आता है क्लेम फॉर एन इंटरेस्टेड पर्सन। अगर किसी एक पार्टी की ऑब्लिगेशन या पैसा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे ने पूरा किया है, जैसे श्योरिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में था, ठीक है, कि प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल क्रेडिटर है, डेटर ने डिफॉल्ट किया, श्योरिटी ने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, तो वो भी क्या है? वो भी तो एक ऑब्लिगेशन है जो उसने पूरी की है। नेक्स्ट आता है सर पॉइंट नंबर 3, ग्रेचुटस। सर अगर आप कोई नॉन ग्रेचुटस सर्विस ले रहे हो, नॉन ग्रेचुटस मतलब जो पेड है, जैसे पेड पार्किंग, तो आपको तो पता है वो पेड है, आपने उसको यूज किया, सो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द मनी। फिर आता है 71 में फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स। सर जो फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स होता है, ध्यान से सुनिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गुड्स को होल्ड करने की, वो गुड्स को दूसरे को बेच नहीं सकता, वो ओनर को खोजने की कोशिश करेगा, जब ओनर मिल जाएगा तो वो ओनर को सामान लौटा देगा, वो ओनर से डैमेजेस रिकवर कर सकता है जितना भी उसने खर्चा किया है उस ओनर को खोजने का। अगर ओनर कभी नहीं मिला तो 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स अगर वो खर्चा कर चुका है, या अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, तो वो दूसरे को उठा के बेच सकता है ये सामान, ठीक है, तब वो दूसरे को बेच सकता है। लास्ट आता है मनी पेड बाय मिस्टेक या कोर्शन। तो अगर किसी मिस्टेक में या किसी कोर्शन में आपने सामने वाले से कोई सामान लूटा है और आज उसने कोर्ट में केस कर दिया, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, पहले वॉइडेबल था, वॉइड हो गया, तो आपने जितना लिया है सब वापस लौटाना पड़ेगा। दिस इज यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6 कंप्लीटेड इन 17 मिनट्स।